हेलो गाइस, बैटल थ्रू द हेवन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मास्टर याओलाओ स्पेशल ट्रेड खत्म होने के बाद अपने पुराने दुश्मन का पीछा करने लगते हैं। उसके बाद वो अपने पूरे टोली को अपने दुश्मन के बारे में बताने लगते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद जैसे ही मास्टर याओलाओ के दुश्मन उनके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं, उन तीनों डीमंस के साथ मास्टर याओलाओ लड़ने लगते हैं। लेकिन याओलाओ के साथ थोड़े टाइम तक तीनों डेमन मिलकर लड़ने के बाद टियानीजी अपने छोटे भाई रानीजी को कहता है, तुम जाओ याओशन के साथ ये जो चुंदू पुंदू से बंदे आए हैं उनके साथ लड़ो। उसके बाद जैसे ही रानीजी श्रेयान के साइड में प्रेजेंट हुए, बला से खूबसूरत लिटिल फेरी डॉक्टर और मेडुसा को देखता है, उसके मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, जिसके चलते वो लिटिल फेरी डॉक्टर और मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो दोनों लड़कियां भी अपने पावर को मर्ज करके रानीजी को जैसे तैसे करके कंट्रोल करने के लिए ट्राई करते हैं। और इसी टाइम के दौरान श्रेयान अपने 4 हेवनली फ्लेम और एक फेक फ्लेम का मर्जर से पहली बार एक 5 कलर्ड एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने लगता है। अब इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ बाकी के 2 बंदों के ऊपर काफी भारी पड़ रहे थे, लेकिन इधर रानीजी मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर को घायल करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर को वो अपने पावर से लॉक कर देता है। अब यहीं से ही स्टार्ट होता है बैटल थ्रू द हेवन का नेक्स्ट नोवेल पार्ट। अब रानीजी जस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर की कंधे को ग्रैब करने ही वाला होता है। पीछे से श्रेयान चिल्लाते हुए बोलता है, तुम इतनी जल्दी खुश आखिर हो क्यों रहे हो? अब श्रेयान के मुंह से ये बात को सुनकर रानीजी इंस्टेंट ही पीछे मुड़ता है और अब वो देखता है उसके पीछे है 5 कलर का फायर लोटस, जो कि हवे में ही उसी के तरफ आगे आ रहा था। अब इसी अनाइलेशन पावर को देखकर रानीजी को ऐसा लगता है जैसे उसकी घुटने पानी में बदल गए हों और ऐसी पावर कम से कम टियान क्लास की टाओ क्लास से कंपैरेबल है। और भले ही रानीजी के बॉडी में चील फैल रहा हो, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने ध्यान को भटकने नहीं देता। अब वो इंस्टेंट ही अपनी हैंड साइन को चेंज करते हुए अपनी बॉडी से डाउकी को रिलीज करने लगता है और कहता है थिक अर्थ बेल, जिसके चलते उसके आसपास एक बड़ा सा बेल अपीयर होता है और उसके अंदर होता है रानीजी का बॉडी। अब जब रानीजी अपना ये डिफेंसिव स्किल को यूज करता है, एक बड़ा सा पूछ नीचे की तरफ आता है और वो पूछ अपने साथ लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़कर अपने तरफ खींच लेता है। अब मेडुसा कहती है, अगर तुम्हें सच में ब्यूटी को ढूंढना है, क्यों ना तुम नर्क में जाके ढूंढो। अब रानीजी के चारों तरफ इस बेल को देखकर श्रेयान भी बिल्कुल नहीं थमता। वो भी अपने फोनिक्स स्विंग के मदद से काफी दूर चला जाता है और साथ ही साथ अपने हैंड साइन को फॉर्म करने लगता है। अब थोड़े सेकंड के बाद श्रेयान अपने फायर लोटस को आदेश दे देता है एक्सप्लोड। अब श्रेयान का फायर लोटस उस बड़े से बेल के पास जाकर रुक जाता है। अब कुछ ही पल में रानीजी के आंखों के सामने श्रेयान का वो फायर लोटस एक्सप्लोड हो जाता है और ऐसे टेरिफाइंग एक्सप्लोजन की वजह से वो पूरा जगह कांपने लगता है और 10,000 फुट के अंदर जो भी माउंटेन होते हैं उनके अंदर से एक बूम साउंड बाहर आता है और वो तुरंत ही रेत में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके चलते एक ही इंस्टेंट के अंदर पूरा माउंटेन रेंज एकदम से रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है। अब चारों तरफ रेत और पत्थर ही फैले हुए होते हैं और साथ ही साथ पूरे आसमान को धुआं ही कवर कर रहा था। और इधर ये 5 रंगों वाला फायर लोटस इतना ज्यादा टेरिफाइंग होता है कि रानीजी और टियानीजी भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब मेडुसा अपने ह्यूमन फिगर में ट्रांसफर होकर इंस्टेंट ही सारे के सारे धुएं को एक ही सेकंड में नीचे जमीन पर मर्ज कर देती है। अब जैसे ही सारे धुआं और रेत श्रेयान की आंखों के सामने से हटते हैं, रानीजी थोड़े टाइम पहले जहाँ पर था वो अब वहाँ पर नहीं दिखता। अब श्रेयान ये देखकर जैसे ही अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैलाता है, उसे पता चलता है रानीजी का ऑरा उसे फील नहीं हो रहा, जिसका साफ साफ मतलब ये है रानीजी का मौत हो चुका है और बस एक ही बार से इसे एक पावरफुल बंदे को मारना ये काफी ज्यादा फ्राइटनिंग है। और वैसे भी श्रेयान में
पहली बार इसे 5 फिल्म को मिलाकर फायर लोटस को क्रिएट किया था, जिसका ऑरा इतना फ्राइटनिंग होता है कि एक ही बार से वो अपने से ज्यादा पावरफुल बंदे को राख में कन्वर्ट कर दिया है। अब वो समझ जाता है जब उसके पास और एक हेवनली फ्लेम आ जाएगा, वो अगर इन फ्यूचर 5 ही हेवनली फ्लेम को मर्ज करके एक एंग्री बुद्धा फायर लोटस को अनरिलीज करता है, तो शायद उसके एक ही अटैक में एक बैंशंग लेवल का एक्सपर्ट भी जल के राग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर और मेड्यूसा शोयान के साइड में अपेयर हो जाते हैं। अब मेड्यूसा शोयान को पूछती है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर शोयान अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन गाइस मुझे और एक चीज समझ में नहीं आ रही है। जब हमारे इंडिया में शादी होती है तब हम तो सिंदूर और मंगलसूत्र पहनते हैं, तो फिर एनिमी के अंदर जो शादियां होती है, क्या उसमें ऐसा कोई सिंबल नहीं है जिसके चलते पता चले ये लड़की शादीशुदा है कि नहीं? ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना। तो आप लोगों को क्या लगता है इस चीज के बारे में? आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और इधर शोयान इंस्टेंट ही अपने स्पेस रिंग में से एक मेडिसिनल पिल को बाहर निकालता है और उसको कंज्यूम कर लेता है। अब इधर अपने डिसाइबल की इतना ज्यादा टेरिफाइंग अटैक को देखकर मास्टर याओलाओ भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन वो शांति से सांस लेते हैं क्योंकि उनको सही से पता है और उनके लिए ये अच्छी बात भी है कि ये पूरे डाउ के कॉन्टिनेंट में शोयान सिर्फ एक लौता इंसान है जो कि इतने अच्छे तरीके से इतने सारे हेवनली फ्लेम को अपने अंदर स्टोर करके उन्हें यूज कर पा रहा है। और इसके पीछे का रीजन है फ्लेम मंत्रा और शोयान का एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अब इधर टियानीजी जैसे ही शोयान के इतना खतरनाक वार को देखता है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, जिसके चलते वो और उसका सेकंड ब्रदर शोयान को डरते हुए देखने लगते हैं और वो बात करते हैं कि क्या ये लड़का 8 स्टार टाउजन के स्ट्रेंथ को पोजेस करने के बाद भी इतना ज्यादा अनहाइलेशन फोर्स को क्रिएट कर पाया है, जिसको कि हम तीनों भाई मिलकर भी क्रिएट नहीं कर सकते। अब टनीसी अपने मुंह से सलाइवा को गटकते हुए बोलता है, ये लड़का कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। अब टियानीसी कहता है, लेकिन एक मिनट, हमारा थर्ड ब्रदर आखिर है कहाँ? अब वो दोनों जैसे ही अपने सेंसेस को चारों तरफ फैलाते हैं, वो दोनों ही रानीजी की ओर को सेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब डीजी काफी डरते हुए कहता है, लगता है थर्ड ब्रदर को इस लड़के ने मिट्टी में मिला दिया है। अब ये सारे बातों को सेंस करने के बाद टियानीजी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको डर लग रहा था अगर शोयान दूसरी बार ऐसा कोई एंग्री बुद्धा लोटस को इन दोनों के ऊपर थ्रो करता है, ये दोनों भी एक सेकंड में राग में कन्वर्ट हो जाएंगे। और टियानीजी चिल्ला कर कहता है, हमें जल्द से जल्द इस जगह से जाना होगा। अब वो दोनों ही पीछे मुड़कर भागने लगते हैं। अब डीजी भी टियानीजी को फॉलो करने लगता है, क्योंकि उसे भी पता था यहाँ पर रहना मतलब अपने मौत को बुलावा देना है। लेकिन इसी टाइम पर इन दोनों के कानों में मास्टर याओलाओ की हंसने की आवाज आती है और वो कहते हैं, अरे क्या तुम यहाँ से इतनी जल्दी जाना चाहते हो? अब ये बोलते ही मास्टर याओलाओ अपने एक बड़े से हाथ को आसमान में फॉर्म करते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल रियल लग रहा था। अब वो हैंड आसमान को चीरते हुए डीजी और टियानीजी को ग्रैब कर देता है। अब ये देखकर टियानीजी चिल्ला कर बोलता है, याचन तुम मुझे फोर्स मत करो। अब ये बोलते ही दोनों भाई पीछे मुड़ जाते हैं और मास्टर याओलाओ की पावरफुल हमले को रोकने की कोशिश करते हैं। और इस चीज को देखकर मास्टर याओलाओ हंसते हुए अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने लगते हैं, जिसके चलते उनका वो फ्लेम हैंड ये दोनों भाइयों के अटैक को चीर फाड़ देता है। अब जैसे फाइनली मास्टर याओलाओ का वो अटैक रूथलेस तरीके से ये दो भाइयों के बॉडी में टकराता है, टियानीजी और उसका सेकंड ब्रदर फोर्सफुली कोई बॉल की तरह पीछे चले जाते हैं। अब वो दोनों कटी पतंग की तरह नीचे जमीन पर आके गिरते हैं, जिसके चलते वो जिस जगह पे गिरे थे वहाँ पर एक बड़ा सा खाई क्रिएट हो जाता है। अब वो दोनों भाई क्रैक साउंड के साथ अपने मुंह से खून की उल्टियां करने लगते हैं और उनके कपड़े अलग अलग जगह से फटना भी स्टार्ट हो जाता है। अब याओलाओ से इतने तगड़े हमले को झेलने के बाद भी वो दोनों याओलाओ के साथ नहीं लड़ते, वो चुपचाप से अलग अलग डायरेक्शन में
भागने लगते हैं खुद को बचाने के लिए। अब ये देखकर मास्टर याओलाओ अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर सीधे के सीधे डीईजी के सामने अपीयर होते हैं। अब जैसे ही याओलाओ अपने हाथ को ग्रैब करते हैं, डीईजी के आसपास का स्पेस एकदम से लॉक हो जाता है। अब भले ही डीईजी अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूव ना कर पा रहा हो, लेकिन उसके दोनों लाल आंखें फ्यूरियस तरीके से याओलाओ को घूर रही होती है और वो कहता है, याओचेन, भले ही यहाँ पर आज मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन फिर भी तुम आज मुझसे बच नहीं सकते। अब यहाँ हमें पता चलता है डीईजी यहीं पर ही सेल्फ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। अब ये चीज को सेंस करने के बाद मास्टर याओलाओ अपने हाथ को डीईजी के सीने में टकरा देते हैं, जिसके चलते सैलाब की तरह एक डिस्ट्रैक्टिव फोर्स डीईजी के बॉडी में एंटर करने लगता है और बस 1 सेकंड के अंदर डीईजी के बॉडी के अंदर जो भी लाइफ फोर्स मौजूद होता है उसको याओलाओ ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जैसे ही डीईजी की आंखों से लाइट गायब होती है, डीईजी के बॉडी के अंदर जितने भी लाइफ फोर्स बाकी थी वो भी डिसअपियर हो जाता है काफी स्पीडली। अब डीईजी को खत्म करने के बाद मास्टर याओलाओ डीईजी के स्टोरिंग को श्रेयान की तरफ फेंक देते हैं। अब मास्टर याओलाओ देखते हैं टियानीजी के डायरेक्शन की तरफ जहाँ से वो भागा था। अब वो शोयान को फटाक से बोलते हैं, ये रिंग को चेक करो, क्या इसमें वो मैप फ्रेगमेंट है। अब ये बोलते ही वो काफी स्पीडली गायब हो जाते हैं और पीछा करने लगते हैं टियानीजी के ओरी को। अब मास्टर याओलाओ की फिगर को गायब होते हुए देख शोयान स्टोरिंग को कैच करता है, जो कि है अभी अभी मरे हुए रनीजी का। अब जैसे ही वो दोनों स्टोरिंग के अंदर शोयान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके अंदर इंटर करता है, शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब शोयान की ऐसी फेस को देखकर मेड्यूसा शोयान से पूछती है, क्या हुआ, क्या इसमें मैप फ्रेगमेंट नहीं है। ये सुनकर शोयान कहता है, नहीं, शायद वो टियानीजी के पास है। आफ्टर ऑल वो ही ग्रुप लीडर था। लेकिन इसी टाइम पर शोयान के हाथ में एक गोल्डन स्क्रोल अपीयर होता है और इस फैमिलियर सी स्क्रोल को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और मेड्यूसा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो दोनों कहते हैं, ये आखिर चीज क्या है। अब शोयान अपने हाथ में प्रेजेंट हुआ वो गोल्डन स्क्रोल को देखकर हंसने लगता है और कहता है ये किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी है, जिसको कि ट्रेड फेयर में ऑक्शन किया गया था और हमें तो पता है इस चीज को ग्रैब करने के लिए शोयान का बड़ा ही मन था और फाइनली वो चीज शोयान के हाथ में पहुंची है। और मैं आपको बता दूं, ये किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टियान क्लास की लो लेवल की 2 स्किल है। ऑक्शन के टाइम पे शोयान इसके ऊपर काफी इंटरेस्टेड था, लेकिन शोयान ने अल्टीमेटली इसके लिए विल्ड नहीं करता। लेकिन एंड में वो काफी रिग्रेट फील भी कर रहा था, बट अनएक्सपेक्टेडली अब जैसे शोयान के हाथ में वो चीज लग चुका है, शोयान इस चीज को देखकर काफी खुश होता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर हंसते हुए बोलती है हमने बिल्कुल भी पैसे बर्बाद नहीं करे, लेकिन फिर भी हमें इतने सारे बेनिफिट्स मिल गए। अब मेड्यूसा बोलती है, ये तीनों बुढ़े लड़कियों का कर्टन्स की तरह यूज करते थे, तो इनके साथ ऐसा होना बहुत अच्छी बात है। इसी टाइम पर शोयान कहता है, पता नहीं मेरे टीचर के साथ अभी के लिए क्या हो रहा होगा। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर याओलाओ के डायरेक्शन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, टेंशन मत लो, मास्टर की जैसे स्ट्रेंथ है उनके नजरों से टियानीजी बिल्कुल भी भाग नहीं सकता। अभी दूसरी बात में ही वो देखते हैं उनके सामने से लाइटनिंग स्पीड से एक फिगर आ रहा है और वो होते हैं मास्टर याओलाओ। वो शोयान के साइड में प्रेजेंट होकर इंस्टेंट ही बोलते हैं, हा हा हा, सच में इस बारी काफी मजा आया। और मैं आपको बता दूं, मास्टर याओलाओ अभी के लिए इतना ज्यादा खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन तीनों के बीच की दुश्मनी याओलाओ के साथ बहुत पुरानी है। तो जबकि इतनी पुरानी काम को मास्टर याओलाओ ने अंजाम दे दी है, वो अंदर से काफी ज्यादा अच्छा फील करते हैं। अब शोयान बस कुछ बोलने ही वाला होता है, मास्टर याओलाओ अपने डिसाइबल की मन की बात पढ़ लेते हैं और बोलते हैं, हाँ वो मुझे मिल चुका है। ये बोलते ही मास्टर याओलाओ अपने हाथ में एक मैप फ्रेगमेंट को बाहर लाते हैं। अब शोयान अपने हाथ में वो लास्ट मैप के फ्रेगमेंट को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इंस्टेंट ही मास्टर याओलाओ कहते हैं, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा क्योंकि हम लोगों के द्वारा अभी के लिए क्रिएट
की गई एक्टिविटी काफी बड़ी है, जिसके चलते ये सीन बहुत जल्द बहुत सारे एक्सपर्ट्स को यहीं पर ही अट्रैक्ट कर देगा। भले ही हम उनसे डरते नहीं हैं, लेकिन अगर उन्हें पता चल जाएगा हमारे हाथ में वो एंशिएंट मैप फ्रैगमेंट है, तो हमें फालतू के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर श्रोयान अपनी एक्साइटमेंट को अपने दिल के अंदर ही दबा देता है, क्योंकि उसे सही से पता है अगर उसकी खबर बाहर फैलती है तो फॉलन स्टार पवेलियन बहुत बड़ी परेशानी का सामना करेगा। हो सकता है कि दाओशेंग लेवल के एक्सपर्ट्स भी सामने आए, और भले ही फॉलन स्टार पवेलियन अभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन इतने सारे लोगों का कंबाइंड अटैक को बिल्कुल भी फॉलन स्टार पवेलियन झेल नहीं पाएगा। अब इतना सब कुछ सोचने के बाद श्रोयान का पूरा टोली एक ही सेकंड में वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके चलते जिस माउंटेन पर इतना बड़ा बैटल हुआ था वो करीब 10 मिनट तक यूं ही शांत रहता है। करीब 10 मिनट के बाद 10-15 फिगर उस जगह पर प्रेजेंट हो जाते हैं। अब जब वो नीचे के सिनेरियो को देखते हैं वो सभी सरप्राइज हो जाते हैं, और कुछ लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या ही फ्राइटनिंग डिस्ट्रैक्टिव फोर्स है, आखिर यहाँ पे फाइट किसके बीच में हुआ था। अब वो सब जब नीचे पड़ी हुई डेड बॉडीज के पास जाते हैं, उन्हें पता चलता है ये तो डीईसी है। ये 3 डीमन घोस्ट में से एक घोस्ट है, और इसका स्ट्रेंथ डाउजन के पीक पर पहुंच चुका था, तो इसे आखिर मार कौन सकता है। अब डीईसी का सिचुएशन को देखकर और एक बंदा बोलता है, ये तीनों घोस्ट एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है। अगर इसका हालत ऐसा है तो बाकी दोनों का हालत भी कुछ सही नहीं होगा। और वैसे भी बहुत टाइम से ये तीनों बहुत गंदे गंदे क्राइम्स करते आ रहे हैं, लेकिन आखिर कौन सी एक्सपर्ट के पास वो स्किल्स है जो कि इसका काम खत्म कर दिया। अब वो लोग देखते हैं आसपास रनी जी और टियानी जी का भी डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इसी टाइम पर दूर से और एक बंदा बोलता है, आखिर वो पावरफुल बंदा है कौन जिसने एक ही फ्लैश में इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया होगा, क्योंकि अगर ये तीनों एक साथ फाइट करते हैं तो फिर ये एक इलाइट बैंशिंग लेवल के वॉरियर को भी रोक सकते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है श्रोयान के ग्रुप के ऊपर। अब एक बड़े से माउंटेन के ऊपर श्रोयान का पूरा ग्रुप थम जाता है। अब मास्टर याला जैसे ही पहाड़ पर अपेयर होते हैं वो कहते हैं, हमारा कोई भी पीछा नहीं करने वाला, क्योंकि जब हम वहाँ से आए थे मैंने हम सब के ऑरा को रिमूव कर दिया था, जिसके चलते एक इलाइट डाउजन लेवल का वॉरियर भी हमें चेस नहीं कर पाएगा। ये सुनकर श्रोयान स्माइल के साथ हाँ बोलता है। अब मास्टर याला अपने आसपास के स्पेस को लॉक कर देते हैं, जिसके चलते अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट होता है तो फिर उन्हें इंस्टेंट ही पता चल जाएगा। अब याओलाओ अपने डिसाइबल को कहते हैं, जल्दी से ये मैप को ट्राई करो। आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ कि जब चारों मैप फ्रेगमेंट साथ में आएंगे तो फिर क्या होने वाला है। अब अपने टीचर की बातों को सुनकर श्रोयान अपनी स्टोरिंग को सहलाते हुए 4 मैप के टुकड़े को बाहर लाता है। अब वो चारों फ्रेगमेंट एक के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब जब एक के बाद एक श्रोयान पूरे मैप को सही तरीके से एडजस्ट कर देता है, वो एक गहरी सांस लेता है। लेकिन श्रोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो पूरा मैप क्रिएट होने के बाद कोई भी स्पेशल रूट को शो नहीं कर रहे थे, ना ही हेवनली फ्लेम को हासिल करने का कोई स्पेशल रूट बताया गया है उस मैप के अंदर। वो तो एक नॉर्मल सा मैप लग रहा था। अब इस चीज को देखकर श्रोयान बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। अब वो मन ही मन सोचता है, क्या वो मैप जिसके बारे में मैं इतने सालों से क्यूरियस था, क्या उसके अंदर कोई भी जानकारी नहीं है। ये सुनकर मास्टर यालाओ कहते हैं, बेटा तुम इतना ज्यादा एंसियस क्यों हो रहे हो, ये मैप बहुत ही ज्यादा एंशिएंट टाइम का है। ये मैप के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई मिस्ट्री छुपा हुआ है। अब श्रोयान गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालता है। अब वो सही तरीके से उस मैप को ऑब्जर्व करने लगता है। अब वो ट्राई करने लगता है उसको उस मैप में कुछ तो अलग नोटिस हो, लेकिन श्रोयान को कुछ भी स्पेशल चीज नहीं दिखता। और वैसे भी गाइस, अगर कोई एक चीज को आप इतना ज्यादा शिद्दत से
पाने की कोशिश कर रहे हो और फाइनली उसे हासिल भी कर लेते हो, लेकिन उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, तो आपको तो गुस्सा आएगा ही ना। आपका दिमाग तो एकदम से काम करना ही बंद कर देगा ना। सही बात है कि नहीं? इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ श्रेयान को सजेस्ट करते हैं, क्यों ना तुम इसके ऊपर अपनी खून की बूंद को टपकाओ। ये सुनकर श्रेयान थोड़े टाइम के लिए तो हेजिटेट करता है, लेकिन वो अपने मास्टर की बातों को फॉलो करने लगता है। लेकिन जैसे ही श्रेयान अपनी खून की बूंद को उस एंशिएंट मैप के ऊपर गिराता है, मैप कुछ भी रिएक्शन शो नहीं करता। इसे देखते देखते बहुत टाइम बीत जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ भी रिएक्शन नहीं करता। अब इस चीज को नोटिस करने के बाद अब मास्टर याओलाओ भी खुद को संभाल नहीं पाते। वो एक डीप थॉट में चले जाते हैं और इधर श्रेयान बस टुकुर टुकुर उस मैप को घूरे जा रहा था। अब थोड़ी सेकंड के बाद वो चारों जन चुप रहते हैं, लेकिन अचानक से श्रेयान अपने चारों के बीच के साइलेंसी को तोड़ते हुए बोलता है, ये मैप एकदम यूजलेस है, तो ये यूजलेस चीज को मैं क्यों ही भला अब अपने पास रखूं। अब ये बोलते ही श्रेयान की उंगली पर एक फ्लेम का क्लस्टर अपीयर होता है और ये क्लस्टर पूरे मैप को कवर कर लेता है। अब अचानक से श्रेयान की ऐसी पागलपंती भरी स्टेप को देखकर मास्टर याओलाओ भी सरप्राइज हो जाते हैं। वो जस्ट श्रेयान को रोकने ही वाले होते हैं, उनकी आंखें उस मैप के ऊपर टिक जाती है, क्योंकि वो देख रहे थे श्रेयान के हेवनली फ्लेम के पावर की वजह से वो नक्शा नहीं चल रहा, जबकि अगर उस मैप के जगह पर कोई और दूसरा पेपर होता वो जल के राख हो चुका होता। अब क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर भी देखते हैं वो जो मैप फ्रेगमेंट जो इतना ज्यादा कमजोर है उसको श्रेयान का फ्लेम बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, और तो और इस मैप के ऊपर कोई भी चलने की मार्क भी नहीं है। अब मास्टर याओलाओ श्रेयान को कहते हैं, सुनो बेटा, तुम अपनी फ्लेम की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो। अब ये चीज को सुनकर श्रेयान सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि श्रेयान का हेवनली फ्लेम चार हेवनली फ्लेम का मर्जर है, जो कि कोई भी चीज को जलाकर राग में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन इधर एंशिएंट मैप के ऊपर श्रेयान का हेवनली फ्लेम कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। अब श्रेयान अपने टीचर की बातों को फॉलो करके अपने फ्लेम की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, लेकिन उसके बावजूद वो मैप जलने का कोई भी साइन को शो नहीं कर रहा था। इवन इफ श्रेयान के हेवनली फ्लेम की वजह से उसके चारों तरफ की स्पेस भी धीरे धीरे क्रैक होने लगते हैं। बट यहाँ हमें दिखाया जाता है जैसे जैसे श्रेयान का हेवनली फ्लेम का स्ट्रेंथ बढ़ने लगता है, वो मैप के ऊपर भी जो लाइंस होते हैं वो भी ब्राइट होने लगते हैं। अब ये सारे लाइंस को देखकर सबकी आंखें खुशी से भर जाती है। अब इस चीज को नोटिस करके श्रेयान भी अपने हेवनली फ्लेम की टेम्परेचर को राइज करने लगता है, और थोड़े टाइम के अंदर अंदर वो अपने पूरे बॉडी को लिमिट तक फोर्स कर दिया था। और जैसे जैसे हेवनली फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ती है वो लाइंस एकदम ब्राइट हो जाती है। अब एक पल के बाद वो एंशिएंट मैप अचानक से ट्रैम्बल होता है। अब चारों के नजरों में ये मैप से लाइंस बाहर आ जाती है और वो लाइन अब कुछ एंशिएंट कैरेक्टर्स में बदल जाती है, जो कि हवा में फ्लोट होने लगते हैं। और श्रेयान अब उन्हें पढ़ता है जो होता है, 2 moons appear at one to fill the sky, 9 stars form the grand array up high, the all engulfing tide give birth, the purifying demonic flame descends to earth। अब जैसे जैसे मास्टर याओलाओ ये कोटेशन को पढ़ते रहते हैं, उनकी फेस का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। और इधर श्रेयान कहता है, आखिर ये सारी चीजों का मतलब क्या है। अब मास्टर याओलाओ सांस लेने के बाद बोलते हैं, 2 मून का एक साथ अपीयर होना और 9 सितारों का एक लाइन पर अलाइन होना, ये एक स्पेशल नेचुरल फिनोमिना को बताता है, लेकिन इसी एक्यूरेस बस 1000 सालों में एक ही बार अपीयर होती है। और इस मैप में जिस वर्ल्ड टाइड की बात करी गई है वो ये सीन को बता रहा है जो इस अनयूजुअल फिनोमिना की वजह से क्रिएट होने वाला है। और तुम फाइनल सेंटेंस को तो समझ ही रहे होगे, जिस दिन ये वर्ल्ड टाइड इस दुनिया में अपीयर होगी उसी दिन ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इस दुनिया में दोबारा अपीयर होने वाला है। अब ये सुनकर श्रेयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने टीचर को इंस्टेंट ही पूछता है, क्या
ये चीज 1000 साल में एक बार होता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास कोई भी चांस नहीं है? ये सुनकर मास्टर याओलाओ अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं, अगर हम ईयर्स को काउंट करें तो अभी 997 ईयर्स ऑलरेडी पास हो चुका है, यानी कि उस वर्ल्ड टाइड को आते हुए अब सिर्फ 3 साल का टाइम बचा हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारा तो बात ही छोड़ो, मैं भी इसे सबड्यू नहीं कर सकता, और अगर कोई फोर्सफुली इसे सबड्यू करने की कोशिश भी करता है तो उसे बैकलैशेस का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो भी 3 साल का टाइम तुम्हें मिला है, उस टाइम में तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा, और 3 सालों के अंदर अंदर तुम्हें किसी भी कीमत पर टाओ श्रृंखला में एंटर करना होगा, वरना ये जो डेमोनिक लोटस इस दुनिया में अपीयर हो रहा है, इसे तुम सिर्फ देख सकते हो। अब पता नहीं आगे की चीजें कौन सा मोड लेने वाला है, क्योंकि वैसे भी हमें तो सही से पता है, अगर शोयान मास्टर याओलाओ के टारगेट तक नहीं पहुंचता तो मास्टर याओलाओ बिल्कुल भी शोयान की जान को खतरे में नहीं डालने वाले। चाहे शोयान कुछ भी कर ले, मास्टर याओलाओ इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाले। तो आगे क्या होता है वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चल ही जाएगा, क्योंकि यहीं पर ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही साथ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।